नमस्कार। एडुसेट के लाइव लेक्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम हिंदी की गद्य विधाओं पर चर्चा कर रहे हैं और हिंदी की गद्य विधाओं में एक महत्वपूर्ण विधा है जिसे हम आत्मकथा के रूप में जानते हैं। आत्मकथा लेखन की भी एक सशक्त और सुदीर्घ परंपरा हिंदी साहित्य के पास विद्यमान है और इसके पहले चरण में हमने चर्चा की थी कि आत्मकथा क्या होती है। विधात्मक रूप में हम सैद्धांतिक दृष्टि से आत्मकथा को किस रूप में देखते या जानते हैं और आत्मकथा लेखन का सिलसिला किस किस तरह से अलग अलग अनुशासनों में शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। यानी अगर हम साहित्य के सृजकों की बात करें, रचनाकारों की बात करें, तो उन्होंने भी आत्मकथाएं लिखीं। राजनीतिज्ञों ने भी आत्मकथाएं लिखीं। समाज और संस्कृति की सेवा करने वाले जो समाज सेवी थे, सांस्कृतिकविद थे, उन्होंने भी अपनी आत्मकथा लिखी। इसी तरह कला के क्षेत्र में जो हमारी अनेक कलाएं हैं, उनमें भी जो कलाविद थे, कलाकार थे, या खेलों के क्षेत्र में या सिनेमा आदि के क्षेत्र में भी बहुत सारी आत्मकथाएं लिखी गईं। और फिर पुरुष आत्मकथा लेखक ही नहीं, स्त्री आत्मकथा लेखिकाओं की भी एक लंबी श्रृंखला हमें मिलने लगी। इस तरह से हम देखते हैं कि आत्मकथा लेखन जो है वह आधुनिक हिंदी युग की एक विधात्मक देन है। इससे पहले मध्यकालीन या प्राचीन साहित्य में आत्मकथा लेखन का सिलसिला उस तरह से नहीं मिलता। जब गद्य के अंतर्गत खड़ी बोली का आगमन हुआ और खड़ी बोली में नई नई विधाओं का समावेश होता चला गया, उसी में एक विधा आत्मकथा भी है। आत्मकथा के प्रारंभिक दौर में हमने देखा कि भारतेंदु युग में आत्मकथा लेखन का सिलसिला अभी क्योंकि प्रारंभिक चरण था तो उतना मजबूत, उतना सशक्त नहीं मिला, लेकिन आत्मकथाएं उस युग में भी लिखी गईं और अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग थे, विद्वान थे, उसमें बहुत ही जानी मानी हस्तियां थी, उनकी आत्मकथाएं हमें मिली। और फिर उसके बाद द्विवेदी युग में आकर आत्मकथाएं मिलती हैं और इस तरह से फिर छायावाद युग में या स्वतंत्रता से पहले के युग में भी आत्मकथा लेखन का जो सिलसिला है वो बढ़ता चला गया और आज़ादी के बाद यह और मजबूत हो गई यह श्रृंखला। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आधुनिक युग में ये आत्मकथा लेखन जिसकी चर्चा हमने पहली शुरुआत में की थी वो किस रूप में आगे बढ़ा और छायावादी युग तक आते आते उसका स्वरूप क्या हुआ और छायावाद के बाद आत्मकथा लेखन की स्थिति, उसके रचनाकारों का अवदान क्या रहा, उस पर चर्चा करेंगे। जैसा हमने कहा कि आधुनिक काल के प्रारंभिक युग में, जिसको हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं, स्वयं बाबू हरिश्चंद्र ने अपनी आत्मकथा कुछ आप बीती कुछ जग बीती शीर्षक से लिखी थी, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी। स्वामी श्रद्धानंद ने भी एक आत्मकथा लिखी जो भारतेंदु युग की ही आत्मकथा मानी जाती है। उसका नाम कल्याण पथ का पथिक, इस शीर्षक से, कल्याण पथ का पथिक शीर्षक से स्वामी श्रद्धानंद की एक आत्मकथा हमें प्राप्त होती है। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने भी निज वृत्तांत नाम से एक आत्मकथा लिखी थी और वह भी बहुत चर्चित आत्मकथा के रूप में हिंदी जगत में जानी जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में अगर हम दृष्टि डालें, क्योंकि सरस्वती पत्रिका ने इस क्षेत्र में उस समय हिंदी भाषा के लिए, हिंदी की तमाम गद्य विधाओं और पद्य विधाओं के लिए बहुत काम किया था, तो उसमें द्विवेदी जी ने स्वयं अपनी आत्मकथा अधूरी कहानी शीर्षक से प्रकाशित की थी। सरस्वती पत्रिका में वो क्रमशः प्रकाशित हुई। उस दौर में संपादकों ने भी आत्मकथाएं लिखी जिनमें पंडित देवीदत्त शुक्ल और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का नाम भी उल्लेखनीय है। बाबू श्याम सुंदर दास ने मेरी आत्मकहानी नाम से भी एक आत्मकथा लिखी थी जो बहुत चर्चित रही, जिसके विषय में यह भी कहा गया कि वह 1941 के आसपास लिखी गई जो आत्मकथाएं थी उनमें वो बहुत ही चर्चित और बहुत ही प्रेरक आत्मकथा के रूप में जानी जाती है। प्रसाद जी की आत्मकथा पद्यात्मक रूप में प्रस्तुत हुई, ऐसी एक धारणा है। कभी कुछ लोग आंसू को भी उनकी अपनी आत्मकथा के रूप में देखते हैं। प्रेमचंद की आत्मकथा मेरी कहानी शीर्षक से प्रकाश में आई। वियोगी हरि की भावात्मक शैली में लिखित मेरा जीवन प्रवाह एक आत्मकथा हिंदी जगत को मिली।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी राजनीतिक आत्मकथा लिखी जो बहुत चर्चित रही और बहुत प्रेरक मानी जाती है। रामविलास शुक्ल ने मैं क्रांतिकारी कैसे बना इस शीर्षक से एक आत्मकथा लिखी। ये सभी आत्मकथाएं रचनाकारों के जीवन, व्यक्तित्व आदि के साथ साथ उनकी समकालीन सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक जो भी भूमिका रही और परिस्थितियां रहीं, उन सब को समेटते हुए ये आत्मकथाएं हमारे समक्ष आती हैं। हरिभाऊ उपाध्याय ने सन 1946 में साधना के पथ पर शीर्षक से एक आत्मकथा लिखी थी। 1982 से 1945 तक के लगभग 54 वर्षों का जो ब्यौरा है जीवन का, गतिविधियां हैं, उतार चढ़ाव हैं, उन सब का वर्णन उसमें उन्होंने प्रस्तुत किया था। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से लिखी जो फिर आगे चलकर 5 खंडों में क्रमशः हमारे सामने आई और इसके पहले 2 खंड सांकृत्यायन जी के जीते जी प्रकाश में आ गए 1946 और 47 में, और बाकी के शेष 3 खंड उनकी मृत्यु के बाद प्रकाश में आए। राहुल जी की आत्मकथा मुहावरेदार भाषा शैली में रोचक अंदाज में लिखी गई। उसमें उन्होंने यायावरी जो उनका जीवन था, व्यक्तित्व था, रूप था, जिनको घुमंतु के रूप में भी हम देखते हैं, विद्रोही वृत्ति को, विद्या व्यसनी होने की प्रकृति को केंद्र में रखकर उन्होंने ये आत्मकथा लिखी थी। महात्मा गांधी के सिद्धांतों के अनुयायी और उन्हीं के प्रचारक वियोगी हरि जो बहुत अच्छे टीकाकार भी हैं, जिन्होंने विनय पत्रिका की बहुत अच्छी टीका लिखी है और उनकी रचनाएं निश्चित रूप से हिंदी जगत की धरोहर हैं। मेरा जीवन प्रभा 1948 में उनकी आत्मकथा के रूप में हमारे सामने आई। यशपाल जो साम्यवादी विचारधारा के रचनाकार हैं, क्रांतिकारी लेखक माने जाते हैं, उनकी सिंहावलोकन शीर्षक से आत्मकथा प्रकाश में आई जो 3 खंडों में 51, 52 और 1951, 1952 और 1955 में प्रकाश में आती है। यशपाल जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को बहुत शिद्दत के साथ अपनी आत्मकथा में समाहित करते हैं। वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और उनकी आत्मकथा में क्रांतिकारी दल और उनके कार्यों का, उनके अवदान का विवरण बहुत विस्तार के साथ मिलता है। स्वतंत्रता की खोज शीर्षक से सन 1951 में प्रकाशित आत्मकथा जिसे स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने लिखा था, वह भी प्रकाश में आई और चर्चा का विषय बनी। यह एक साधनहीन, निर्धन, नेत्रहीन व्यक्ति की प्रेरक आत्मकथा बनकर हमारे सामने आई। इस तरह 1952 में शांतिप्रिय द्विवेदी जो हिंदी के रचनाकार माने जाते हैं, उन्होंने परिव्राजक की प्रज्ञा शीर्षक से प्रकाश में एक आत्मकथा प्रस्तुत की। द्विवेदी जी के करुणा आप्लावित जीवन को, उनकी विभिन्न चुनौतियों को यह रचना उजागर करती है। देवेंद्र सत्यार्थी लोक साहित्य मर्मज्ञ थे। उन्होंने लोक गीतों का संग्रह पूरे देश में घूम घूम के किया था। उनके साहित्यिक अवदान को निश्चित रूप से याद किया जाता है। उनकी आत्मकथा 2 खंडों में हमारे सामने आई, चांद सूरज के वीरन 1952 में इस शीर्षक से और नील यक्षिणी 1985 में। तो ये 2 आत्मकथाएं 2 खंडों में देवेंद्र सत्यार्थी की भी हमें मिलती हैं। सत्यार्थी जी ने अपनी आत्मकथा के पहले खंड में अपने बचपन, शिक्षा और तमाम यात्राओं आदि की जो चुनौतियां थीं, साहित्यिक जीवन के जो अनुभव थे, उनको बड़ी रोचक शैली में प्रस्तुत किया। शिल्प की दृष्टि से देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा को एक नवीन प्रयोग के रूप में, आत्मकथा लेखन की दुनिया में एक नया प्रयोग शिल्पगत उन्होंने किया था, वह उस आत्मकथा के माध्यम से हमारे सामने आता है। आर्य समाज की सेवा और कार्यों में आजीवन रत रहने वाले मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित हुए गंगा प्रसाद उपाध्याय ने अपनी आत्मकथा जीवन चक्र नाम से लिखी थी जो 1954 में प्रकाश में आई। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जिन्होंने मूलतः बंगला में लिखा और बहुत सारे प्रसिद्ध उपन्यास उन्होंने लिखे, कहानियाँ भी बहुत सुंदर लिखी, उनकी 1956 में यादों की परछाइयाँ शीर्षक से आत्मकथा का पहला खंड आया और 1963 में मेरी आत्मकहानी शीर्षक से आत्मकथा का एक दूसरा खंड प्रकाश में आया। इस तरह हिंदी के प्रहरी समर्थ नाटककार सेठ गोविंद दास जिन्होंने आत्मनिरीक्षण नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, सेठ गोविंद दास ने अपनी आत्मकथात्मक रचना में गांधी जी और नेहरू जी के विचारों का बेबाकी से आलोचनात्मक विरोध किया और इस दृष्टि से यह एक साहित्यिक रचनात्मक प्रयास सराहा भी गया। देवराज उपाध्याय ने आत्मकथा 2 खंडों में लिखी। 1958 में
उनकी आत्मकथा का पहला खंड प्रकाशित हुआ बचपन के 2 दिन, और 1970 में यौवन के द्वार पार। ये 2 खंडों में देवराज उपाध्याय की आत्मकथा प्रकाश में आई। ये मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले, क्योंकि अपने लेखकीय अवदान में भी उन्होंने मनोविश्लेषण, मनोविज्ञान, इस पर बहुत बल दिया, तो इस आत्मकथा को मनोवैज्ञानिक पद्धति से ही उन्होंने प्रस्तुत किया है। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने 1960 में अपनी खबर नाम से एक आत्मकथा हिंदी जगत को दी, जो उनके 20-21 वर्षों का जीवन का जो ब्यौरा है, जो उतार चढ़ाव हैं, जो गतिविधियां हैं, जो चुनौतियां और समस्याएं हैं, उनका उन्होंने बहुत ही बेबाकी से, जैसा कि हम देखते हैं कि उग्र जी का साहित्य जो है वह यथा नाम तथा गुण है, उन्होंने तमाम विद्रूपताओं का विरोध बड़ी प्रखरता के साथ किया। तो इसमें भी हमें उनकी भाषा शैली, उनकी 2 टूक बात कहने की जो अंदाज है, उनका जो शैली है, उस पर हम देख सकते हैं कि इसमें वो दिखाई देता है। संतराम बीए ने मेरे जीवन के अनुभव शीर्षक से 1963 में सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक अनेक गतिविधियों का बहुत ही सुंदर ढंग से आत्मकथात्मक ब्यौरा प्रस्तुत किया है। अपने समय में प्रेमचंद ने हंस पत्रिका के आत्मकथांक विशेषांक उन्होंने हंस पत्रिका का निकाला था। उसमें बहुत सारे साहित्यकारों की संक्षिप्त आत्मकथाएं भी प्रकाशित की। ये एक तरह का आत्मकथा लेखन की दुनिया में नया प्रयोग था। हंस पत्रिका के एक विशेषांक में बहुत सारे रचनाकारों, साहित्यकारों का आत्मकथात्मक जो लेख था, उसका संकलन प्रेमचंद ने इस अंक में प्रस्तुत किया था, जिसे हम कलात्मक दृष्टि से और सैद्धांतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। क्योंकि 12-15 लोगों की आत्मकथात्मक प्रस्तुतियां जब हुई, तो निश्चित रूप से उससे आगे चलकर आत्मकथा लिखने वाले जो लोग थे, उन्हें प्रेरणा मिली, उनके लिए एक सैद्धांतिक परिदृश्य जो है वो तैयार हो गया, और उस तरह से वो काम बहुत मजबूती के साथ हुआ था। इस प्रकार मित्रों, आधुनिक युग के प्रारंभिक दौर में आत्मकथा लेखन, जो भारतेंदु युग से द्विवेदी युग तक होते हुए छायावाद में प्रवेश करता है, और छायावाद के बाद स्वतंत्रता के बाद का जो लेखन का जो समय है, जो दौर है, उसमें प्रवेश करता है, तो निश्चित रूप से हम उसकी विकासात्मक यात्रा को, बदलते हुए रूप स्वरूप को, सैद्धांतिक दृष्टि से मजबूत होती हुई इस विधा को देखते हैं। हिंदी आत्मकथा लेखन 1950 के बाद या 47 के बाद जाकर थोड़ा मजबूत, आत्मनिर्भर, सशक्त दिखाई देता है। हरिवंश राय बच्चन की जीवनी 4 खंडों में, आत्मकथा 4 खंडों में हमारे सामने आती है। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को क्या भूलूं क्या याद करूं शीर्षक से 1969 में प्रथम खंड के रूप में प्रस्तुत किया। हिंदी आत्मकथा लेखन में अगर किसी को मील का पत्थर कहते हैं, माइलस्टोन कहते हैं, तो वो बच्चन जी की जीवनी है, ये आत्मकथा है, जो 4 खंडों में हमारे सामने आती है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में पहला भाग उसका प्रकाशित हुआ। नीड़ का निर्माण फिर 1970 में दूसरा खंड प्रकाश में आया। बसेरे से दूर 1977 में तीसरा खंड हमारे सामने आया, और दशद्वार से सोपान तक 1985 में चौथा खंड उनकी आत्मकथा का प्रकाश में आया। तो 1969 में जो सिलसिला चला वो 1985 तक चलता रहा, यानी लगभग 16-17 सालों तक वो अपनी आत्मकथा 4 खंडों में, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ खंड में क्रमशः लिखते रहे, और वो चारों प्रकाश में आए। और जब चारों प्रकाशित हो गए तो आत्मकथा की दुनिया में एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल वो सेट हुआ। ये एक विशेषता, ये एक उपलब्धि बच्चन जी की आत्मकथा की हिंदी जगत को हुई है। ये चारों आत्मकथाएं बच्चन जी की लेखन प्रक्रिया, उन्होंने लेखन कब से शुरू किया, किस रूप में शुरू किया, मानसिक संघर्ष, जीवन की चुनौतियां और तमाम क्षेत्रों में उपलब्धियां, इन सब पर उन्होंने बहुत ही शिद्दत के साथ, मजबूती के साथ इसमें लिखा, और पढ़ने वालों ने उससे बहुत ही लाभ ग्रहण किया। सन 1972 में वृंदावन लाल वर्मा, जो कि निश्चित रूप से ऐतिहासिक रचनाकार, हिंदी के बड़े सशक्त रचनाकार माने जाते हैं, मृगनयनी जैसा या विराटा की पद्मिनी जैसा उपन्यास या बहुत सी कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। अपनी कहानी नाम से उन्होंने अपनी आत्मकथा 1972 में लिखी, जो प्रकाश में आई और बहुत चर्चित हुई।
शिकारी प्रवृत्ति, उनकी जो शिकारी प्रवृत्ति थी उसको उन्होंने विशेष रूप से अपनी आत्मकथा में चित्रित किया। जीवन संघर्ष, साहित्यिक जगत में प्रवेश आदि के प्रेरक कारण और विषय चयन के आधार, इन सब को बहुत ही प्रेरणास्पद रूप में उन्होंने अपनी आत्मकथा में हमारे सामने प्रस्तुत किया। 1989 में श्री कृष्णचंद्र की आत्मकथा प्रकाश में आई, जिसका नाम है आधे सफ़र की पूरी कहानी। कृष्णचंद्र भी हिंदी जगत में जाने माने रचनाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। सन 1974 में फिल्मी दुनिया के प्रसिद्ध अभिनेता, जाने माने रचनाकार भीष्म साहनी के बड़े भाई बलराज साहनी बहुत अच्छे अभिनेता रहे हैं और उन्होंने एक से एक यादगार फिल्म हिंदी जगत को दी है। भीष्म साहनी उसी तरह से उतने ही लब्ध प्रतिष्ठ रचनाकार, नाटककार, एक अंकीकार रहे हैं, कथाकार रहे हैं। उनके बड़े भाई बलराज साहनी की आत्मकथा, जो फिल्मी आत्मकथा है, जिसका शीर्षक है मेरी फिल्मी आत्मकथा, यह बहुत चर्चित रही। बलराज साहनी के जीवन का संघर्ष और फिल्मी दुनिया में उनका प्रवेश, रचना धर्मिता से उनका लगाव, ये तमाम बातें उसमें बड़े सुंदर ढंग से चित्रित हैं। 1983 में डॉक्टर रामविलास शर्मा की आत्मकथा घर की बात हमारे समक्ष आई। रामविलास शर्मा ने हिंदी जगत को बहुत महत्वपूर्ण अपना अवदान किया है और उनकी रचनाएं घर की बात, ये जो आत्मकथा है, ये बहुत चर्चित और प्रसिद्ध हुई। 1985 में शिव पूजन सहाय की आत्मकथा मेरा जीवन शीर्षक से आई। शिव पूजन सहाय ने भी उस समय के दौर में भाषा को लेकर, साहित्य को लेकर बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया। हंसराज रहबर की आत्मकथा 4 खंडों में प्रकाशित हुई। मेरे 7 जन्म शीर्षक से सन 1986 में यह प्रकाश में आई और रहबर जी भी क्रांतिकारी थे। उनकी रचनाओं ने, उनके हिंदी लेखन ने हिंदी जगत को उपकृत किया है। निश्चित रूप से उनके प्रकारांतर से अपनी आत्मकथा में उन्होंने केवल अपने जीवन को ही नहीं, अपने परिवार को ही नहीं, समाज को, तत्कालीन पंजाब प्रदेश की जो धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या आर्थिक स्थितियां थीं, उन सब का भी, और बदलते हुए सिनेरियो या परिदृश्य का, सामाजिक परिवेश का बहुत ही सुंदरता के साथ, प्रामाणिकता के साथ इस आत्मकथा में, जो मेरे 7 जन्म शीर्षक से प्रकाशित हुई 1986 में, इसमें बहुत सुंदर विस्तृत चित्रण उन्होंने किया है। यहाँ तक आते आते बहुत सारे राजनीतिज्ञों, समाज सेवियों, कलाकर्मियों और शिक्षा जगत के बहुत सारे प्रतिष्ठित विद्वानों ने आत्मकथाएं लिखनी प्रारंभ की और बहुत सारी आत्मकथाएं क्रमशः प्रकाशित होती चली गईं और उन्होंने अपनी उपस्थिति हिंदी जगत में एक मजबूती के साथ दर्ज भी की। ये आत्मकथाएं प्रेरक बनी, लोकप्रिय हुई, लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी और विधिवत लोगों ने इनको पढ़ा। पढ़ने के बाद ये विचार का, विमर्श का विषय भी बनती चली गई। ऐसे महान जीवन नायकों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, जानकी देवी बजाज, नरदेव शास्त्री, अजित प्रसाद जैन, भवानी दयाल सन्यासी, गणेश प्रसाद वर्णी, अलगू राम शास्त्री, बलदेव राज धवन, आबिद अली, पृथ्वी सिंह आज़ाद, चतुर्भुज शर्मा, सुखदेव राज, मोरारजी देसाई, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने, बलराज मधोक आदि, इन सब ने अपने अपने जीवन और अपने अपने कर्म क्षेत्र को ध्यान में रखकर, अगर कोई राजनीति में रहा, अगर कोई समाज सेवा में रहा, अगर कोई सांस्कृतिक चिंतन और मनन में रहा, तो सब ने अपने अपने क्षेत्र के जो अनुभव थे, अपने अपने क्षेत्र की जो चुनौतियां थीं, उनको अपनी आत्मकथा के माध्यम से उसके साथ साथ प्रस्तुत किया और पाठकों के लिए वो मार्गदर्शक बने। इन आत्मकथाओं में रचनाकारों ने अपने बारे में, परिवार के बारे में, कर्म क्षेत्र की चुनौतियों के बारे में और संभावनाओं के बारे में भी, बहुत सारी संभावनाओं को भी उजागर किया कि इस क्षेत्र में अगर ये अभाव है, अगर ये चुनौतियां हैं, तो इनका समाधान क्या हो सकता है, इनका निदान क्या हो सकता है, या किस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे तमाम पक्षों को भी उजागर किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको हम बाबू राजेंद्र प्रसाद के नाम से जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति के रूप में बहुत लोकप्रिय हुए हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन, अपने व्यक्तित्व, परिवार, संघर्ष, चुनौतियां, इन सब के साथ साथ देश के रीति रिवाजों का, देश की धार्मिक भावनाओं का, देश के व्रत और उत्सवों का, मांगलिक अनुष्ठानों का, पर्वों का, भारतीय ग्रामीण संस्कृति आदि का
विस्तार के साथ और बड़ी रोचक और सुपठ शैली में वर्णन किया है विस्तार से। यह आत्मकथा एक आदर्श आत्मकथा के रूप में इस दौर में हमारे सामने आती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पूरी गाथा, बाबू राजेंद्र प्रसाद की जीवन साधना, त्याग भावना, जीवन की सादगी, इन सब के विषय में बहुत ही चित्रात्मक शैली में, बिंबात्मक शैली में, सादृश्य और प्रमाण के साथ अपनी आत्मकथा में बाबू राजेंद्र प्रसाद प्रस्तुत करते चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों की वेदना और व्यथा, संघर्ष गाथा, इसका वर्णन भवानी दयाल सन्यासी ने सन 1947 में लिखी गई अपनी आत्मकथा प्रवासी की आत्मकथा में बहुत ही खूबी के साथ किया है। प्रवासियों के साथ क्या हुआ, विदेश गमन पर उसके प्रेरक कारण क्या थे, वहाँ उनके सामने क्या क्या समस्याएं आईं, उन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने में क्या क्या भूमिकाएं निभाईं, किस तरह के कार्य किए, वो सब इस आत्मकथा के माध्यम से, जो प्रवासी की आत्मकथा के रूप में हमारे सामने आई, निश्चित रूप से उल्लेखनीय है। धर्म प्रचार आदि के क्षेत्र में पर्यटन, भ्रमण और यात्राओं को केंद्र में रखकर गणेश प्रसाद वर्णी ने 1949 में मेरी जीवन गाथा शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी। धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, उसके विषय में जन सामान्य को, देशवासियों को अभिज्ञ करने, परिचित कराने के लिए जो उनकी यात्राएं हुई, जो भ्रमण हुए, उन सब का इसमें बड़ा सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। सन 1951 में श्री अजित प्रसाद जैन ने अज्ञात जीवन शीर्षक से एक आत्मकथा लिखी, जिसमें सामाजिक जीवन की घटनाओं को वरीयता दी। पारिवारिक जीवन को उन्होंने थोड़ा पीछे छोड़ दिया, लेकिन सामाजिक घटनाओं को और परिवर्तनों को, बदलते हुए घटनाक्रमों और परिदृश्यों को बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने चित्रित किया। राष्ट्र निर्माण संबंधी अनुभवों को श्री अलगू राय शास्त्री ने 1951 में मेरा जीवन शीर्षक से एक आत्मकथा लिखी, जिसमें प्रस्तुत किया। और गंगा प्रसाद ने सन 1954 में आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए, आर्य समाज के नियम, आर्य समाज के सिद्धांत, आर्य समाज का लक्ष्य या उद्देश्य, इन सब को मेरी आत्मकथा शीर्षक से विस्तार से प्रस्तुत किया। 1956 में जानकी देवी बजाज ने मेरी जीवन यात्रा लिखकर प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका के रूप में अपनी जगह और उपस्थिति दर्ज की। ये जो जानकी देवी बजाज हैं, ये पहली महिला लेखिका हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा के रूप में लिखी। तो हिंदी के लिए निश्चित रूप से यह आत्मकथा एक उपलब्धि है। श्रीमती बजाज ने अपने बाल्यकाल से वैधव्य प्राप्ति तक की जो तमाम घटनाएं हैं, समस्त उतार चढ़ाव हैं, उनको बड़ी खूबी के साथ, बड़ी प्रामाणिकता के साथ, बड़ी भावनात्मक प्रस्तुति के साथ पिरोया है आत्मकथा में। इस कृति में श्रीमती बजाज के राजनेताओं के साथ स्वातंत्र्य आंदोलन संबंधी जो भी अनुभव थे, चाहे वो बात गांधी जी की हो या नेहरू जी की हो, उनके साथ जो अनुभव थे उनको भी बड़ी प्रामाणिकता के साथ चित्रित किया है, प्रस्तुत किया है। सन 1957 में नरदेव शास्त्री की आत्मकथा आप बीती जग बीती, आप बीती जग बीती, इस शीर्षक से प्रकाश में आई। श्री नरदेव शास्त्री मूलतः दक्षिण भारतीय थे। ये एक और मील का पत्थर है। दक्षिण भारतीय थे, लेकिन आत्मकथा हिंदी में लिखी, यानी हिंदी इतर भाषा भाषी होकर भी हिंदी में आत्मकथा लिखी, जो निश्चित रूप से हिंदी जगत के लिए, हिंदी साहित्यकारों के लिए एक प्रेरणा बनी। उन्होंने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखकर बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी। आर्य समाज की गतिविधियों का भारतीय समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का बहुत ही सुंदरता और प्रामाणिकता के साथ चित्रण उन्होंने अपनी आत्मकथा में किया, जो न केवल रोचक था, अपितु बहुत सारे आगे वाले जो आत्मकथा लेखक हैं उनके लिए प्रेरक भी बन गया, मार्गदर्शक भी बन गया। सन 1964 में पृथ्वी सिंह आज़ाद ने क्रांति पथ का पथिक, इस शीर्षक से, क्योंकि वो क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारी का जो स्वानुभूत जो सत्य है, अपने व्यक्तिगत या निजी अनुभवों से क्रांति के क्षेत्र में जो अनुभव अर्जित किए थे, उनको उन्होंने इस आत्मकथा के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसको बहुत ही माने लोकप्रियता भी मिली और बड़ी सराहना भी मिली, प्रशंसा भी मिली। पढ़ा उसको, उसकी पठनीयता बढ़ गई।
तो क्रांति पथ का पथिक शीर्षक से अपनी आत्मकथा पृथ्वी सिंह आज़ाद ने सन 1964 में लिखी थी, जिसमें भारत की आज़ादी का जो संघर्ष है, स्वतंत्रता का जो आंदोलन है वो क्या था, और उसमें कौन कौन से क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी सक्रिय रहे, कब कब सक्रिय रहे, उनका प्रदेय क्या रहा, इसका, उनका त्याग, उनका बलिदान, उनकी निडरता, निर्भयता, उनके कार्यों के सुपरिणाम, इन सब का, इन सारी गतिविधियों का पूरी प्रामाणिकता के साथ उल्लेख किया पृथ्वी सिंह आज़ाद ने अपनी आत्मकथा क्रांति पथ का पथिक शीर्षक से, जो 1964 में आई थी। श्री आज़ाद ने इस आत्मकथा में अपने कारावास के दिन, जब उनको जेल हुआ तो जेल में उनके अनुभव क्या रहे और जेल में जो स्थितियां थीं या चुनौतियां थीं उनका सामना कैसे किया। इसी तरह काबुल प्रवास, उनको काबुल भेजा गया था, तो वहाँ का जो जीवन था, वहाँ का जो अनुभव था। काले पानी की सज़ा, जिसको हम आजकल अंडमान निकोबार के रूप में जानते हैं, वहाँ काले पानी की सज़ा दी जाती थी स्वतंत्रता सेनानियों को, क्रांतिकारियों को, देश के लिए जो वीरता के प्रमाण देते थे। तो उस काले पानी की सज़ा पर, रूस गमन पर, रूस भी उनको भेजा गया था एक तरह से उनका प्रवास था वह भी, तो काबुल भी भेजा गया, रूस भी भेजा गया। उन सारे अनुभवों का विस्तृत ब्यौरा इस आत्मकथा में बहुत ही तटस्थता के साथ, निष्पक्षता के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया है। जो जैसा है उसी रूप में पृथ्वी सिंह आज़ाद ने प्रस्तुत किया। श्री आबिद अली ने हिंदी उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी भाषा को चुना, न केवल हिंदी को, संस्कृत मिश्रित हिंदी को, न केवल उर्दू को, अपितु एक हिंदुस्तानी भाषा जो एक नया रूप लेकर हमारे सामने आ रही थी, जिसकी वकालत गांधी जी ने बड़ी मजबूती के साथ की थी, और काफ़ी सारे लोग हिंदुस्तानी भाषा को ही राजभाषा बनाने के पक्षधर भी थे। वह उसी हिंदुस्तानी में सन 1968 में मजदूर से मिनिस्टर, यह उनकी आत्मकथा का शीर्षक है, मजदूर से मिनिस्टर। इस आत्मकथा में उन्होंने अपनी जो श्रम साध्यता है जीवन में, जहाँ जहाँ जिस जिस रूप में परिश्रम किया, संघर्ष किया, साधना की, उन सब का बहुत ही प्रामाणिकता के साथ, तथ्यों के साथ, विस्तार के साथ ब्यौरा प्रस्तुत किया है आबिद अली जी ने, जो मजदूर से मिनिस्टर शीर्षक से लिखी गई। जैसा कि शीर्षक से भी हमें लग रहा है कि कहाँ से उन्होंने अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी और एक मंत्री पद तक पहुँचने की पूरी यात्रा क्या रही। इसी तरह सन 1970 में चतुर्भुज शर्मा की आत्मकथा विद्रोही की आत्मकथा शीर्षक से प्रकाश में आई, विद्रोही की आत्मकथा। सन 1971 में सुखदेव राज की आत्मकथा जब ज्योति जागी, जब ज्योति जागी, इस शीर्षक से प्रकाश में आई। हम इन आत्मकथाओं के शीर्षकों से भी अनुमान लगा सकते हैं कि आत्मकथा लिखने वाला व्यक्ति किस तरफ हमें ले जाना चाहता है, या उसके माध्यम से वो किन बिंदुओं को, किन मुद्दों को, किन प्रश्नों को उजागर करना चाहता है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। मोरारजी देसाई की आत्मकथा 3 खंडों में प्रकाशित हुई। मोरारजी देसाई जो आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री भी बने। सन 1972 में मेरा जीवन वृत्तांत शीर्षक से उनकी आत्मकथा का पहला खंड हिंदी में प्रकाशित हुआ। मोरारजी देसाई भी हम देख सकते हैं कि वस्तुतः हिंदी भाषी तो नहीं थे, लेकिन मेरा जीवन वृत्तांत शीर्षक से उनकी आत्मकथा का पहला खंड प्रकाशित हुआ 72 में। 1974 में मेरा जीवन वृत्तांत शीर्षक से इसी आत्मकथा का दूसरा खंड प्रकाशित हुआ, किंतु तीसरा खंड आगे चलकर अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। ऐसी जानकारी मिलती है कि तीसरा खंड सीधे हिंदी में नहीं लिखा गया, वह अंग्रेजी के माध्यम से लिखा गया, लेकिन उस अंग्रेजी में लिखित तृतीय खंड आत्मकथा के, उसका हिंदी में अनुवाद भी हुआ। इसलिए उसे हिंदी की रचना ही मान रहे हैं, क्योंकि हिंदी में अनुवाद किसने किया इसकी कोई जानकारी उस रचना पर उल्लिखित नहीं है। तो 3 खंडों में इस तरह से मोरारजी देसाई की आत्मकथा हमारे सामने प्रकाश में आई। बलराज मधोक जो बहुत ही नामी गिरामी, बड़े चर्चित, बड़े प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ रहे हैं, बलराज मधोक की
जो देश के प्रति जो सेवाएं हैं, समाज के प्रति जो सेवाएं हैं, वो अविस्मरणीय हैं। उनकी आत्मकथा 4 खंडों में प्रकाश में आई। सन 1986 में जिंदगी का सफ़र भाग 1, आत्मकथा का पहला भाग जिंदगी का सफ़र शीर्षक से प्रकाश में आई। मधोक जी ने अपने राजनीतिज्ञ जीवन के उतार चढ़ावों को, राजनीति में प्रवेश, फिर उसके बाद संघर्ष, फिर उसके बाद चुनौतियाँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते रहने का सिलसिला, 30 से 32 वर्षों की पूरी राजनीतिक यात्रा, प्रतिबद्धता, उनका जो कमिटमेंट था, उनका जो एक सोच, एक विचार के साथ जो प्रतिबद्धता थी, और सांप्रदायिकता संबंधी जो सामाजिक विद्रूपताएं थी, उन सब पर बहुत ही बेबाकी के साथ, निडरता के साथ अगर किसी ने लिखा तो वह बलराज मधोक हैं, जिन्होंने अपनी आत्मकथा में निश्चित रूप से बहुत सारे अनछुए पहलुओं को, नए मुद्दों को उजागर किया। हिंदी में आत्मकथा लिखने वालों में अब धीरे धीरे ये समय था, ये दौर था, क्योंकि बहुत सारी आत्मकथाएं लिखी जा चुकी थी, बहुत सारी आत्मकथाएं लोकप्रिय हो गई थी। हिंदी पाठक जगत में बहुत सारी आत्मकथाओं को पठनीयता लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, और आत्मकथा एक स्वतंत्र विधा के रूप में अपनी जगह बना चुकी थी। और ऐसे समय में, ऐसे दौर में अन्य क्षेत्रों में, अन्य अनुशासनों में जो लोग काम कर रहे थे, वो भी आत्मकथा लेखन के लिए प्रेरित हुए। उन्हें भी लगा कि उन्हें अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए। आत्मकथा लेखन की वस्तुतः प्रेरणा ये होती है कि अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसा है जिसके माध्यम से हम अन्य भारतवासियों को या पाठकों को या हिंदी जगत को यह बताना चाहते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए, हमने क्या किया, हमारा अवदान क्या है, हमारा संघर्ष क्या था, हमने देश के लिए, समाज के लिए, भाषा और संस्कृति के लिए, साहित्य के लिए यदि कुछ किया है तो क्या किया है। अगर हम इसका जैसे हम कहते हैं फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ, सीधे सीधे अपने मुख से, अपनी लेखनी से अगर हम कुछ उल्लिखित करते हैं, शब्दबद्ध करते हैं, तो निश्चित रूप से वह प्रामाणिक होता है। तो प्रामाणिकता के साथ आत्मकथा लेखन अब दूसरे अनुशासन के लोगों में भी प्रवेश कर गया था। ऐसे में बहुत सारे अध्यापकों ने आत्मकथा लिखी, शिक्षकों ने, जो शिक्षा जगत में कार्यरत थे, शिक्षाविदों ने आत्मकथाएं लिखी, समालोचकों ने आत्मकथाएं लिखी, पत्रकारों ने, वकीलों ने, पुलिस अधिकारियों ने, राजनेताओं ने, फिल्मी हस्तियों ने और खिलाड़ियों ने, खेल के क्षेत्र में जो मील का पत्थर बने, आगे चलकर अभी हम उस पर भी विचार करेंगे, चाहे वो बात सचिन तेंदुलकर की हो या मिल्खा सिंह की हो या अन्य ऐसे अपने अपने क्षेत्र में गावस्कर की हो, जो बहुत ही एक से एक सुंदर आत्मकथाएं हमारे सामने आती हैं। 1944 में कलकत्ता से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्र विश्वामित्र, इसके संपादक मूलचंद्र अग्रवाल, इन्होंने भी अपनी आत्मकथा एक पत्रकार की आत्मकथा शीर्षक से लिखी है। एक पत्रकार की आत्मकथा। तो पत्रकारिता की दुनिया में जो लोग काम कर रहे थे, उन्होंने भी आत्मकथाएं लिखनी प्रारंभ की और ऐसी अनेक आत्मकथाएं हमारे सामने आईं। इसी तरह की एक अन्य आत्मकथा श्री इंद्र विद्या वाचस्पति की है, जो 1960 में प्रकाश में आई, और उस आत्मकथा का शीर्षक है पत्रकारिता के अनुभव। जब पत्रकारिता के अनुभव वो लिख रहे हैं, तो स्वयं को, अपनी स्थिति को, अपनी चुनौतियों को, अपने परिवार को, अपने सामाजिक प्रदेय को, इन सब को वो इसमें समाहित करते हुए, शामिल करते हुए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा जगत में भी बहुत सारी आत्मकथाएं लिखी गईं। श्री कालिदास कपूर ने 1953 में मुदर्रिस की आत्मकथा शीर्षक से एक बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही विख्यात आत्मकथा हिंदी जगत को दी। दीवान चंद जी ने 1960 में मानसिक चित्रावली शीर्षक से आत्मकथा लिखी। देश में शिक्षा की स्थिति, विद्यालयों की दुर्दशा, शिक्षा जगत की समस्याएं और चुनौतियां, बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में शिक्षा की बदलती हुई अपेक्षाएं क्या हैं या बदलाव की अपेक्षाएं क्या हैं, उन पर, सुधार और समाधान की अनेक संभावनाओं पर,
इसी तरह से शिक्षा जगत और शिक्षक की चुनौतियों को लेकर जो आत्मकथाएं लिखी गईं वह बहुत ही प्रशंसनीय थीं। उनमें मानसिक चित्रावली जो दीवान चंद जी की आत्मकथा थी वह उल्लेखनीय है। श्री गणेश वासुदेव पेशे से यानी कार्य से वकील थे। उन्होंने 1964 में मेरा वकालती जीवन शीर्षक से एक आत्मकथा हिंदी को दी और उसमें गांधीवादी उसूलों की प्रासंगिकता, गांधीवादी सिद्धांतों की उपादेयता या सार्थकता, इसको विशेष रूप से केंद्र में रखते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाया और उन्होंने उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर बहुत सारे जो अपने केस थे वकालत के वो जीते, उनके विषय में उन्होंने प्रतिपादित किया। तो निश्चित रूप से यह आत्मकथा एक अलग तरह से रोचकता और प्रेरणा लेकर हमारे सामने आती है। सन 1974 में बलराज साहनी ने मेरी फिल्मी आत्मकथा लिखी थी जो बहुत चर्चित हुई, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की। श्री विजया नरवणे ने अपनी आत्मकथा सैनिक परिवेश और मैं 1972 में लिखी। एक सैनिक का जीवन क्या होता है, उसकी चुनौतियां क्या होती हैं, उसके लिए घर समाज और उसके लिए राष्ट्र यह क्या महत्वपूर्ण और कितना महत्वपूर्ण होता है, इन सब को उन्होंने 1972 में सैनिक परिवेश और मैं शीर्षक से लिखी हुई अपनी आत्मकथा में प्रस्तुत किया। श्री विश्वनाथ लाहिरी ने अपनी आत्मकथा 1984 में एक पुलिस अधिकारी की आत्मकथा शीर्षक से, एक पुलिस अधिकारी की आत्मकथा इस शीर्षक से प्रस्तुत किया। तो पुलिस वालों के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां, समस्याएं होती हैं। उन्हें भी अपने परिवार, अपने घर, अपने बच्चों की कीमत पर देश और समाज के लिए काम करना पड़ता है। उन सब के बारे में विस्तार से उन्होंने लिखा है। यही वह युग है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनली, देश विदेश में, पूरे संसार में छवि बना चुके बहुत सारे लोग अपनी आत्मकथाएं लिख रहे थे। और अच्छी बात यह है कि ये आत्मकथाएं वो जो विद्वान थे वो अपने अपने देश की, अपने अपने राष्ट्र की, जहाँ वो रह रहे थे वहाँ की भाषाओं में भी लिख रहे थे। कुछ लोग जो भारतीय थे, विदेश में चले गए थे, उन्होंने भी अपनी आत्मकथाएं वहाँ की भाषाओं में या अंग्रेजी माध्यम से लिखी थीं। ऐसी आत्मकथाओं के हिंदी में बहुत सारे अनुवाद हुए और अनूदित रूप में वो हिंदी जगत में आईं, प्रकाशित हुईं और बहुत सराहनीय हुई। ऐसी हस्तियों में यदि कुछ नाम लें तो डॉक्टर राधा कृष्णन, बलवंत गार्गी, डॉक्टर कर्ण सिंह, मिल्खा सिंह जो जिन्होंने दौड़ की, रेस की दुनिया में बहुत नाम कमाया, रविन्द्रनाथ ठाकुर, काका कालिलकर, के.एम. मुंशी, विनायक दामोदर सावरकर, अबुल कलाम आज़ाद, जोश मलिहाबादी, वेद मेहता, कमला दास, अमृता प्रीतम, करतार सिंह दुग्गल, मोहम्मद यूनुस, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने एक के बाद एक सुंदर प्रेरक आत्मकथा लिखी। और फिर अगर वो हिंदी में नहीं थी, अन्य भाषाओं में थी, विदेशी भाषाओं में थी, तो उनके अनुवाद हुए और जो हिंदी में लिखी गई उनकी बड़ी चर्चा हुई। ऐसी विदेशी हस्तियों में या विद्वानों में भी कुछ नाम हैं, जैसे हिटलर की आत्मकथा भी आई, हेलेन केलर, टॉलस्टॉय, एंक्रमा, खान अब्दुल गफ्फार खां, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनकी आत्मकथाएं वहाँ की भाषाओं में लिखी जाती रहीं। फिर वो अंग्रेजी से हिंदी में उनका अनुवाद हुआ और फिर कुछ हिंदी से भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद होती चली गई। इस तरह आत्मकथाओं की भारतीय स्तर पर जो लोक स्वीकृति थी वो बढ़ती चली गई। हिंदी के आत्मकथा लेखन साहित्य में कुछ अन्य साहित्यकारों ने, कुछ अन्य अनुशासनों में कार्यरत, सेवारत विद्वानों ने, समाज सेवियों ने, देश प्रेमियों ने अपनी आत्मकथा लिखकर बहुत ही महत्वपूर्ण अवदान इस विधा के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में किया है। ऐसे लोगों में यदि कुछ नाम उल्लेख करेंगे तो यशपाल जैन का नाम 1989 में तपती पगडंडियों पर पदयात्रा, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा, जैसा मैंने पहले भी कहा कि शीर्षक के माध्यम से ही आत्मकथा में क्या कहा जा रहा होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। कहते हैं कि शीर्षक जो है वो मूल कथ्य का एक तरह से परिचय पत्र होता है, उसका जो जिस्ट है, उसकी जो आत्मा है उसको वो प्रतिबिंबित करता है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो पत्रकार भी थे, रचनाकार भी थे, उन्होंने 1988 में आत्म परिचय शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी। फणीश्वर नाथ रेणु जो मैला आंचल के कारण या
अपनी बहुत सारी चर्चित कहानियों के कारण, जिन पर आगे चलकर फिल्में भी बनी हैं बहुत सारी, उन सब के कारण प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 1986 में टुकड़े टुकड़े दास्तान इस शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी। अमृतलाल नागर जो बहुत चर्चित प्रसिद्ध कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, बूंद और समुद्र या खंजन नयन या मानस का हंस जैसे उपन्यास जिन्होंने लिखे, उन्होंने 1988 में अर्ध कथा शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी। डॉक्टर नगेंद्र जो हिंदी जगत के जाने माने विश्व प्रसिद्ध समालोचक हैं, उन्होंने 1991 में सहचर है समय आत्मकथा का एक तरह से पहला चरण उन्होंने इस रूप में, इस शीर्षक से लिखा। डॉक्टर रामदरस मिश्र ने 1984 में जहाँ मैं खड़ा हूँ इस शीर्षक से 3 खंडों में अपनी आत्मकथा लिखी। जो पहला खंड है वो 1984 में आया और दूसरे खंड बाद में प्रकाश में आए। कमलेश्वर जो जाने माने मीडिया कर्मी हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने बहुत मील के पत्थर स्थापित किए और अपने औपन्यासिक प्रदेय से, अपनी समालोचनात्मक जो चिंतन पद्धति है उससे वो जाने जाते हैं। उनके संपादकत्व में 1980 में गर्दिश के दिन शीर्षक से एक रचना प्रकाश में आई, जिसमें भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों ने आत्मकथ्य प्रस्तुत किए। 12 रचनाकारों ने अपने अपने आत्मकथ्य लिखे और उन 12 का संपादन कमलेश्वर ने किया, जिसका शीर्षक रखा गर्दिश के दिन। ये एक तरह से आत्मकथा लेखन की दुनिया में एक नवीनतम प्रयोग था, एक नया प्रयोग था कि एक साथ 12 रचनाकारों के जो अनुभव थे और जो आत्मकथात्मक प्रस्तुतियां थी उनको यहाँ दिया गया। इसी तरह 1984 में विष्णुचंद शर्मा ने मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी। मुक्तिबोध की आत्मकथा शीर्षक से एक नया प्रयोग किया। हमने प्रारंभ में चर्चा की थी कि आत्मकथा वह होती है जो स्वयं व्यक्ति, रचनाकार या विद्वान या राजनेता या कलाकार अपने बारे में लिखता है, लेकिन ये एक नया प्रयोग है। मुक्तिबोध की आत्मकथा लिख कौन रहे हैं? विष्णुचंद शर्मा लिख रहे हैं। उन्होंने निश्चित रूप से बहुत मेहनत से, बड़ी साधना से, बड़े प्रामाणिकता के साथ चीज़ों को आत्मसात करते हुए, अपनी अनुभूति के स्तर पर उनको ले जाते हुए ये आत्मकथा लिखी है, बहुत चर्चित और प्रसिद्ध रही है। इसी तरह का एक प्रयोग जाने माने समालोचक, प्रतिष्ठित विद्वान, देश में बहुत ही अधिक घूमने और अपनी विद्वत्ता का परिचय देने वाले प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित ने सन 1970 में निराला की आत्मकथा शीर्षक से एक आत्मकथा लिखी। अब आत्मकथा अगर हम कहते हैं तो अपनी कथा होती है, लेकिन निराला की कथा लिख रहे हैं प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित, जो कि बहुत ही प्रामाणिक रूप से उन्होंने लिखी है। तो निश्चित रूप से आत्मकथा की दुनिया में ये एक तरह का जीवनी लेखन शैली का प्रयोग आत्मकथा लेखन में किया गया। लिखी किसी और ने, व्यक्ति कोई और है, लेकिन है वो आत्मकथा। ये भी एक नई तरह का प्रयोग था। इसी तरह का एक प्रयोग कमल राय ने अज्ञेय जी की रचनाओं को आत्मसात करके, अध्ययन करके, आधार बनाकर, उनके जीवन, व्यक्तित्व, कृतित्व आदि को आधार बनाकर उनके विषय में भी एक आत्मकथा लिखी थी। डॉक्टर नगेंद्र ने अर्ध कथा शीर्षक से अपनी एक और आत्मकथा लिखी और उन्होंने इस आत्मकथा के बारे में, जो अर्ध कथा शीर्षक से लिखी, स्वयं स्पष्ट शब्दों में ये लिखा कि यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। हम कहते हैं कि आत्मकथा में सब कुछ सत्य होता है, पूर्ण सत्य होता है, प्रामाणिकता के साथ होता है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने बड़ी बेबाकी से, बड़ी ईमानदारी से ये बात लिखी है। उन्होंने लिखा कि यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, अर्थात उपर्युक्त 3 खंडों में मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहां तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है, वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। ये इतनी ईमानदारी से यह बात स्वीकार करना कि मैं अपनी आत्मकथा में जो कुछ प्रस्तुत करने योग्य है, जो मुझे उचित लग रहा है, वह मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, और जो मुझे लगता है कि मेरा नितांत निजी है, अपना है, पूरी तरह, उसमें मैं किसी दूसरे को शामिल नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उनको इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ। ये वास्तव में डॉक्टर नगेंद्र की ईमानदारी का प्रमाण है। डॉक्टर नगेंद्र ने
अपनी आत्मकथा एक पहले भी लिखी, एक पहला खंड था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने ये बात नहीं लिखी थी। और यहाँ उन्होंने लिखा कि जो मेरा बहिरंग जीवन है, जो सामाजिक जीवन है, चाहे वो एक प्रशासक के रूप में रहा हो, चाहे वो एक मीडिया कर्मी के रूप में रहा हो, क्योंकि वो रेडियो में भी रहे हैं, वो एक अंग्रेजी के शिक्षक के रूप में रहा हो, या हिंदी के सृजक, साहित्यकार और समालोचक के रूप में डॉक्टर नगेंद्र बहुत अच्छे कवि भी रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना, डॉक्टर नगेंद्र का काव्यशास्त्रीय प्रदेय, पाश्चात्य काव्यशास्त्र हो या भारतीय काव्यशास्त्र हो, उन्होंने हर क्षेत्र में जहाँ भी लेखनी उठाई है वो पूरे प्रमाण के साथ उठाई है। लेकिन वो एक सख्त अनुशासक, एक सख्त प्रशासक के रूप में, अनुशासन को विशेष रूप से बनाकर चलने वाले व्यक्ति के रूप में उनकी एक छवि रही है। तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से, बड़ी सफाई से ये बात कही है कि मैं अपने जीवन का केवल वह हिस्सा जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ, उसको मैं अपनी इस आत्मकथा में, जो अर्धसत्य अर्धकथा के रूप में वो लिख रहे हैं और अर्धसत्य उसमें प्रस्तुत कर रहे हैं, वो स्वीकार करते हैं। ये बड़ी बात है। मुझे लगता है कि कोई रचनाकार इस बात को स्वीकार करे और इस रूप में प्रस्तुत करे, यह प्रशंसनीय है, स्तुत्य है। तो डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा भी हम सब के लिए बड़ी प्रेरक है, क्योंकि उन्होंने हिंदी जगत के लिए जो साधना की है, उनका जो प्रदेय है और वह अविस्मरणीय है। संयोग से यह उनका जीवन शताब्दी वर्ष भी है और उन्होंने जो काम किया है वह हिंदी जगत में न भूतो न भविष्यति जैसा काम है। इन सभी आत्मकथा लेखकों ने परिवार को, निजी जीवन के उतार चढ़ावों को, सामाजिक रस्मों और रिवाजों को, लोक आस्था और लोक विश्वासों को अपनी आत्मकथाओं में शामिल किया है। अंधविश्वास, परंपरा, जीवन मूल्य, बदलते युग और बदलते परिवेश को, टूटते बिखरते मूल्यों को, परिवर्तित जो हमारी जो बाजारवादी दृष्टि है, जो परिवर्तित हमारी वैश्विक दृष्टि है, या जो भूमंडलीकरण के वांछित अवांछित दबाव हैं, इन सब के कारण जो परिवर्तन हो रहा है जीवन शैली में, रचना शैली में, भाषा शैली में, उन सब को भी इन आत्मकथा लेखकों ने विस्तार के साथ, प्रमाण के साथ चित्रित किया है। राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, सांस्कृतिक बदलते हुए परिदृश्य, हमारी संस्कृति भी बदल रही है, हमारा समाज भी बदल रहा है, हम किस तरह से अपनी पारंपरिक परंपराओं और मूल्यों को विस्मृत करते जा रहे हैं, उनको लेकर भी चिंता व्यक्त की जा रही है। तो ये जो आत्मकथा लेखक हैं, इनके सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक सरोकार बड़े प्रबल हैं। ये उसके बारे में बार बार समय समय पर अपेक्षा अनुसार विमर्श भी कर रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं। ये उसके बारे में हम सबको ज्ञात भी कराना चाहते हैं, परिचित भी कराना चाहते हैं। ये भी एक बड़ी बात है। इसी तरह से व्रत उत्सव आदि, राष्ट्रीय पर्व जो राष्ट्र के सामने बड़े महत्वपूर्ण, हमारे जो जैसे आज़ादी है हमारी, जैसे गणतंत्र है हमारा, इन सब के बारे में उनका परिचय भी, विभिन्न अनुशासनों और कर्मक्षेत्र आदि की समस्याओं को विस्तार के साथ प्रस्तुत करने का काम भी इन्होंने किया है। इनमें बहुत सारे संस्मरण प्रवेश कर गए हैं, आत्मकथा में संस्मरण भी आ गए हैं, कहीं रेखाचित्र भी आ गया है, रेखाचित्रात्मक शैली भी आ गई है, कहीं शब्द बोल उठे हैं, कहीं बिंब विधान साकार हो उठा है, कहीं डायरी के पृष्ठ समाहित हो गए हैं, कहीं पत्रों की सार्थकता भी जीवनी में और आत्मकथा में शामिल हो गई है। कुल मिलाकर ये आत्मकथाएं रचना धर्मिता का उत्तम उदाहरण हैं। इनमें आत्मकथा लेखक की विभिन्न शैलियों का, लेखन के नए प्रयोगों का, भाषा की सरलता और सहजता का, इसी तरह प्रामाणिकता और तथ्यात्मकता का विलक्षण प्रयोग, प्रसंगानुकूल प्रयोग यह देखने को मिलता है। कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि यहाँ तक आते आते हिंदी की आत्मकथा बहुत प्रबल हो गई है। इसके बाद का जो अंतिम चरण है, जिसमें महिला आत्मकथा लेखिकाओं की बात हम करेंगे, जिसमें बहुत सारे नए आत्मकथा लेखकों की बात हम करेंगे, उनके बारे में, उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। एक चरण अभी आत्मकथा लेखन का और है, और देखेंगे कि आत्मकथा लेखकों ने कैसे अपनी शैली, अपने अंदाज को बदला है। तो मित्रों, आज हम इसको यहीं विराम देते हैं और अगले चरण में इस पर आगे बात करेंगे। एक बार फिर से नमस्कार।